हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी प्राथमिक सोर्स कौन सा है जिसके माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर सकते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन के अंदर आपका दिया हुआ है, पहला कोल है, यूरेनियम है, ऑयल है, ये फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड के अंदर आपका दिया हुआ है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, वाटर। थर्ड के अंदर विंड, बायोमास, जियोथर्मल। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यानी जो प्राइमरी सोर्स है वो आपका कोल, ऑयल एंड यूरेनियम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेनली तौर से जो हम लोग पावर, इलेक्ट्रिकल पावर अभी जनरेट किया जा रहा है वो कोयला के माध्यम से, ऑयल के माध्यम यानी डीजल के माध्यम से, या यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट के माध्यम से। तो ये आपका मेन सोर्स, या आप कह सकते हैं प्राइमरी सोर्स है जिसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहे हैं। तो ये कोयला और आपका डीजल, यूरेनियम, ये सारा आपका प्राइमरी सोर्स है जिसकी सहायता से इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है इन इंडिया लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन, यानी इंडिया के अंदर सबसे बड़ा पावर स्टेशन कौन सा है थर्मल के अंदर, यानी कोयला से चलने वाला। तो अगर आप सर्च करेंगे नेट पर या गूगल पर तो आपको ये जो पावर प्लांट है लार्जेस्ट वो कहाँ पर लोकेट है, तो आंसर आपको सिंगरौली मिलेगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर वो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ उसके अनुसार आपका आंसर सी होगा, यानी चंद्रपुरा के अंदर इन चारों जगह में से सबसे अधिकतम जो पावर जनरेशन हो रहा है थर्मल पावर प्लांट का, वो चंद्रपुरा के अंदर होता है। और ये आपका झारखंड के अंदर आता है चंद्रपुरा। लेकिन मेन आपका विकीपीडिया या गूगल के अनुसार सर्च करेंगे तो आपका ये सिंगरौली के अंदर ये आपका सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार आपका सी ये करेक्ट आंसर होगा, यानी चंद्रपुरा के अंदर आपका बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। तो ये आपका दो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है द मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यानी बायोगैस की सहायता से हम लोग यानी कौन आपका मेन सोर्स है जिसकी सहायता से बायोगैस प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आपको मालूम होगा बायोमास हम लोग किसको कहते हैं, कोई भी जीव जंतु है लिविंग आपका प्रोडक्ट, या जस्ट लिविंग, पहले लिविंग था, जैसे आपका प्लांट हो गया, गार्बेज हो गया, या आपका गोबर हो गया, ये सारा चीज़ आपका क्या होता है बायोमास। और इन बायोमास की सहायता से हम लोग एक सर्टेन केमिकल रिएक्शन कराते हैं जिसकी सहायता से हम लोग को एक गैस मिलता है, उसी गैस को हम लोग बायोगैस कहते हैं। तो इस बायोगैस के अंदर मेनली तौर से मीथेन आपका अवेलेबल रहता है और भी ये डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है। तो एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से ये गैस प्रोड्यूस करता है, किया जाता है, जिसको बायोगैस कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था मेन सोर्स, यानी किस माध्यम की सहायता से हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन सा सोर्स है, तो ऑप्शन के अंदर आपका देखिए ह्यूमन वेस्ट, यानी आदमी के द्वारा जो वेस्ट है ह्यूमन वेस्ट, वेट काउ डंक यानी गोबर, वेट लाइफ स्टॉक वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी इन सारे चीज़ से, चाहे ह्यूमन वेस्ट हो या काउ डंक गोबर हो या वेट लाइफ स्टॉक वेस्ट हो, इन सारे के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं बायो गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी है, यानी इन तीन ऊपर में जो ऑप्शन दिया गया इन सारे चीज़ से हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इन फ्यूल सेल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, यानी आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एनर्जी आपका फ्यूल सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर आपका कन्वर्ट होता है, बदला जाता है। तो आपने फ्यूल सेल पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है, इस प्रकार का सेल होता है जहाँ पर हम लोग एनोड कैथोड होगा और एक हम लोग फ्यूल देते हैं। ठीक है, और उस फ्यूल की सहायता से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, तो फ्यूल के रूप में क्या देते हैं हम लोग, यहाँ से हाइड्रोजन देते हैं, दूसरे साइड से ऑक्सीजन देते हैं, और यहाँ पर अंदर में आपका क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके पश्चात आउटपुट में हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो यानी इनपुट के रूप में क्या है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और उस केमिकल की रिएक्शन के पश्चात हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो फ्यूल सेल के अंदर आपका
करेक्ट आंसर क्या होगा, इन फ्यूल सेल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। तो कौन सा एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदला जाता है इस टाइप के फ्यूल सेल के अंदर। ठीक है, तो सारा चीज़ आपका क्लियर हो रहा होगा। ये 4 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आपका 5th क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है मॉडर्न स्टीम टरबाइंस आर, यानी मॉडर्न स्टीम टरबाइन कौन सा है। यह हम लोग मॉडर्न टाइप का जो पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट, उसके अंदर कौन सा हम लोग टरबाइन यूज़ करते हैं। मॉडर्न स्टीम, इन सारे ऑप्शन में से कौन सा मॉडर्न स्टीम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी है, यानी इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन भी होता है, रिएक्शन टरबाइन, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी जो इम्पल्स का एडवांटेज है वो और जो रिएक्शन टरबाइन का एडवांटेज है वो दोनों को मिलाकर एक नया टाइप का टरबाइन बनाया गया जिसको इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन कहेंगे, और यही आपका क्या है, मॉडर्न स्टीम टरबाइन कहलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है, यानी इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन आपका करेक्ट आंसर होगा, जो मॉडर्न स्टीम प्लांट के अंदर यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इकोनोमाइजर इज़ यूज टू हीट, यानी इकोनोमाइजर की सहायता से हम लोग किस चीज़ को हीट करते हैं। तो आपने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा होगा तो अच्छे से याद होगा, थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो बॉयलर लगा हुआ होता है, बॉयलर, ठीक है, इस बॉयलर से पहले जस्ट पहले हम लोग एक इक्विपमेंट लगाते हैं, इसी को इकोनोमाइजर बोलते हैं। तो इस इकोनोमाइजर की सहायता से क्या होता है, जो फीड वाटर आता रहता है उस फीड वाटर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं। किसकी सहायता से गर्म किया जाता है, तो फ्लू गैसेस की सहायता से। फ्लू गैस की सहायता से हम क्या करते हैं, आने वाले वाटर को गर्म करते हैं, जिस वाटर को फीड वाटर कहा जाता है, और उस वाटर को गर्म करने से क्या होगा, जो बॉयलर की इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बॉयलर को अब कम करना पड़ेगा, कम कोयला जलाना पड़ेगा, और आपका वाटर बहुत आसानी से स्टीम के अंदर बदल जाएगा। तो इकोनोमाइज़र की सहायता से क्या किया जाता है, तो वाटर को गर्म किया जाता है बॉयलर में जाने से पहले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी फीड वाटर को हम लोग क्या करते हैं, इकोनोमाइज़र की सहायता से हीटेड करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, ये आपका 6 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, केकिंग ऑफ कोल आर दोज विच, यानी केकिंग एक विशेष प्रकार का कोल है जिसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपसे पूछ रहा है। केकिंग ऑफ कोल्स विच आर, केकिंग्स और कोल आर दोस विच आर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन के अंदर बर्न कंप्लीटली, यानी ऐसा कोल होता है जो पूरी तरह से जल जाता है, तो ये गलत बात है, पूरी तरह से यानी गलत आंसर, पूरी तरह से कोई भी कोयला नहीं जलेगा। दूसरा बोल रहा है बर्न फ्रीली, यानी फ्रीली जल जाएगा, ये भी सही बात नहीं है। डू नॉट फॉर्म ऐश, यानी कुछ भी राख इसका प्रोड्यूस नहीं होगा, ये भी आपका रॉन्ग आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी है, यानी फॉर्म लम्स और मासेस ऑफ कोक। ये इस प्रकार का कोल या कोयला होता है जो फॉर्म लम्स, लम्प किसको कहते हैं, तो एक प्रकार का गांठ होता है या आपका गिट्ठा होता है। तो कोयला जलने के बाद गांठ या गिट्ठा इस प्रकार का बना देगा, या आपका मासेस ऑफ कोक बनाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, डी है। ये आप सिंपली याद रख लिए, एक विशेष प्रकार का कोल होता है जिसकी प्रॉपर्टी नॉर्मल जो हम लोग कोयला देखते हैं उससे बेटर होती है, जो जलने के पश्चात एक लम्स यानी गिट्ठा टाइप का बना देगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है थर्मल इफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट इज ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी थर्मल इफिशिएंसी क्या होगी आपका स्टीम पावर प्लांट यानी थर्मल पावर प्लांट या कोयला पावर प्लांट का थर्मल इफिशिएंसी कितना है। तो आपका कितना होगा, 30% इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आपका 50, 60, 80% ये बहुत ज़्यादा हो गया। इतना आपका कोयला का जो हीट है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, यानी थर्मल एनर्जी जो हीट आप हम दे रहे हैं वो कितना कन्वर्ट हो पाएगा स्टीम या मैकेनिकल के अंदर, तो वो केवल 30% होगा। बाकी 70% हीट जो होता है वो आपका लॉस हो जाता है, वो स्टीम के अंदर या मैकेनिकल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो ओवरऑल थर्मल जो इफ़िशेंसी है किसी भी स्टीम प्लांट की वो कितना है, 30% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्स आर हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू किसको कहते हैं, तो किसी भी कोयला को जलाने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होता है
तो कौन सा कोयला आपका डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्स होता है, कोयला होता है, तो हर का यानी जो हीट होता है वो एक जैसा नहीं होता। तो कौन ऐसा कोयला है जिसको जलाने के बाद सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, उसकी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी। तो इसका करेंट आंसर क्या है, एंथ्रेसाइट कोल, यानी एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोल होता है जिसको जलाने के पश्चात आपका मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, हमको मैक्सिमम हीट मिलता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मोस्ट हाई स्पीड डीजल इंजन वर्क ऑन, यानी आपका जो सबसे हाईएस्ट स्पीड का डीजल इंजन है वो किस साइकिल पर काम करता है। तो आपने डीजल इंजन पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि आपका क्या होता है, इनटेक साइकिल, इनटेक होता है, फिर आपका कॉम्प्रेशन होता है, फिर कंबशन होता है, एग्जॉस्ट होता है। तो इन सारा जो प्रक्रिया है, फोर स्टॉक, इन सब को मिलाकर साइकिल कहते हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट स्पीड जो डीजल इंजन काम करता है वो डुअल कंबशन साइकिल पर काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो गया, यानी डुअल कंबशन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है थर्मल इफिशिएंसी ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, यानी आपका गैस टरबाइन के अंदर गैस टरबाइन की थर्मल इफिशिएंसी किस तरह से इंक्रीज की जाएगी। थर्मल इफिशिएंसी ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन प्लांट, यानी गैस टरबाइन प्लांट है उसकी थर्मल इफिशिएंसी किस तरह से इंक्रीज की जाएगी। तो आपका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन दिया हुआ है रीहीटिंग, यानी आप जो गैस है उसको फिर से रीहीट कीजिएगा। दूसरा ऑप्शन इंटर कूलिंग, यानी आप कूलिंग मेथड, कूलिंग टावर वगैरह यूज़ करके उसकी इफिशिएंसी इंप्रूव कीजिएगा, या रीजनरेट, यानी रीजनरेट करके स्टीम को दोबारा जनरेट करके। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा, यानी सारा मेथड रीहीटिंग करके, इंटर कूलिंग करके, रीजनरेट करके, ये सारी प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो गैस टरबाइन की इफिशिएंसी, थर्मल इफिशिएंसी है उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पेल्टन टरबाइन आर मोस्टली, यानी पेल्टन टरबाइन आपका किस तरह से रखा होता है। तो पेल्टन टरबाइन आपको मालूम होगा इस तरह से नंबर ऑफ ब्लेड होता है, बकेट होता है, इस पर हम वाटर स्ट्राइक कराते हैं। तो इसका शाफ्ट पूछ रहा है किस तरह से रखा होगा। तो जनरली क्या होता है, ये हॉरिजेंटल होता है, ठीक है, हॉरिजेंटल शाफ्ट होगा और उसके ऊपर आपका बकेट लगा होगा, वाटर स्ट्राइक करेंगे तो आपका रोटेट होगा, ठीक है। वर्टिकल रहता है तो इस तरह का हो जाता है और ब्लेड यहाँ पर लगा होता है, आपका मारते तो यह आपका रोटेशन, यानी नॉलेज, लेकिन जनरली आपका क्या हॉरिजेंटल शाफ्ट होता है। तो पेल्टन टरबाइन आर मोस्टली हॉरिजेंटल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फंक्शन ऑफ सोलर कलेक्टर इज कन्वर्ट, यानी आपका यानी फंक्शन ऑफ सोलर कलेक्टर, आप सोलर कलेक्टर मतलब आप पढ़ा होगा सोलर पावर प्लांट के अंदर आपका यहाँ पर इस तरह का पैनल लगा होता है जिसको सोलर कलेक्टर बोलते हैं, जहाँ पर सनलाइट आता है और उसके माध्यम से फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है द फंक्शन ऑफ सोलर कलेक्टर, यानी जो कलेक्टर है जो सनलाइट को कलेक्ट कर रहा है उसका काम क्या है। तो ऑप्शन में दिया सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी इनटू रेडिएशन, सोलर एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी इस कलेक्टर का मेन काम क्या है, सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी यानी हीट के अंदर कन्वर्ट करना। और जब कलेक्टर हीट के अंदर कन्वर्ट कर देगा यानी थर्मल एनर्जी मिल जाएगा, तो उसके बाद फिर इसके अंदर जो आपका यानी कि सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट लगा हुआ है उसका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, और इलेक्ट्रॉन जंप होगा तो फिर हम लोग क्लोज पाथ देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा आपको, पहले क्या होगा, सोलर एनर्जी थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा, हीट के अंदर कन्वर्ट होगा, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और फिर एक्सटर्नल सर्किट प्रोवाइड करेंगे तो करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्या होगा, सोलर कलेक्टर का मेन काम क्या है, सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी के अंदर बदलना। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फ्लैट प्लेट कलेक्टर ऑब्जर्व, यानी जो आपका फ्लैट प्लेट है इसका काम क्या है, ही आपका जो सन से एनर्जी आ रहा है उसको क्या करेगा, ये कौन सा एनर्जी को ऑब्जर्व करे। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर ऑब्जर्व, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट थर्मल इसका करेक्ट आंसर आपका रेडिएशन, डायरेक्ट रेडिएशन ओनली आपका क्या करता है, डायरेक्ट जो सन से आने वाला डायरेक्ट रेडिएशन है इसको ऑब्जर्व। दूसरा ऑप्शन देखिए लिया हुआ डिफ्यूज रेडिएशन, डिफ्यूज का मतलब
फैल जाना या बिखर जाना, तो जो बिखर गया उसको थोड़ी ये ऑब्जर्व करेगा, जो डायरेक्ट आपका पैनल के ऊपर आ रहा है उसको अवशोषित करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी फ्लैट प्लेट कलेक्टर ऑब्जर्व डायरेक्ट रेडिएशन ऑनली। डायरेक्ट रेडिएशन को ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर हीट के अंदर कन्वर्ट करेगा और उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। सी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिख रहा है डायरेक्ट थर्मल एप्लीकेशन। तो थर्मल एप्लीकेशन की तो एप्लीकेशन मतलब उपयोग, तो उपयोग की बात नहीं पूछ रहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, ऑब्जर्व कौन से एनर्जी को, तो कौन से एनर्जी को, कौन से, तो डायरेक्ट रेडिएशन को ये ऑब्जर्व करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ए पीरोमीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, यानी पीरोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है किस लिए, तो आपका डायरेक्ट रेडिएशन, यानी डायरेक्ट रेडिएशन के अंदर उपयोग किया जाएगा, या डिफ्यूज रेडिएशन जो फैला हुआ है वो, या डायरेक्ट एज वेल डिफ्यूज रेडिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर सी होता है, यानी पेरोमीटर जो उपकरण है जो डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है किसी सोलर पैनल पर, कलेक्टर पर, उसको भी आपका ऑब्जर्व करेगा, और जो रेडिएशन फैल जा रहा है वो भी इसको क्या करता है, उसको भी ये काउंट करता है। तो डायरेक्ट एज वेल एज डिफ्यूज रेडिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल फॉर सोलर सेल, यानी सोलर सेल बनाने के लिए जो सबसे अधिकतर हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं वो कौन सा मटेरियल। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अधिकतर जो आपका उपकरण वो सिलिकॉन जर्मेनियम का बना होता है। तो यहाँ पर सिलिकॉन दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा, यानी आपका सिलिकॉन से हम लोग जनरली आपका क्या करते हैं, सोलर सेल को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट ऑपरेशन इन, किस जगह पर लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट बना हुआ है, तो कैलिफोर्निया के अंदर सबसे बड़ा आपका जियोथर्मल प्लांट बना हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोथर्मल प्लांट इज सुटेबल, किस लोड के लिए सुटेबल है, तो ये आपका बेस लोड के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, पीक लोड के लिए सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है जियोथर्मल के अंदर से हम तो अर्थ के अंदर से लेते हैं, अर्थ के अंदर से लेकर फिर हम लोग इस तरह का कोई स्टीम सेपरेटर लगाते हैं या हीट एक्सचेंजर लगाते हैं, तो वहाँ पर कुछ समय लगेगा। हीट को यानी वाटर को आप हीट में, स्टीम में कन्वर्ट कीजिएगा या केवल स्टीम को भी सेपरेट कीजिएगा तो उसमें भी समय लगेगा। तो हम लोग समय लग रहा है, इसका मतलब जो प्लांट के अंदर ज़्यादा समय लगता है उसको हम लोग पीक लोड के लिए प्रीफर नहीं करते हैं, बेस लोड के लिए करते हैं। तो जियोथर्मल प्लांट को भी हम लोग बेस लोड के लिए प्रीफर करेंगे, पीक लोड के लिए इसको प्रीफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, जियोथर्मल स्टीम है एंड हॉट वाटर में कंटेन, यानी जियोथर्मल कौन कौन सा चीज़ अपने अंदर रखता है, स्टीम या हॉट वाटर है तो उसमें क्या है, तो इसका सी आंसर होगा, यानी H2S NH3 एंड रैंडम गैसेस, कुछ भी गैसेस आपका अर्थ के अंदर से निकलेगा यदि आप स्टीम को या हॉट वाटर को ज़मीन के अंदर से, अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर से लेते हैं, तो जनरली आपका H2S NH3 एंड रैंडम गैसेस आपको मिल जाता है अर्थ के अंदर, जो हमको नहीं चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लोड कर्व ऑफ पावर प्लांट हैज़ ऑलवेज, यानी लोड कर्व आपका पावर प्लांट का जो लोड कर्व है वो किस तरह का होगा, तो आपका जीरो स्लोप, यानी लोड कर्व हम लोग बनाते हैं, एक तरफ पावर दिखाते हैं मेगावाट के अंदर, दूसरे तरफ टाइम दिखाते हैं आवर्स के अंदर। तो लोड कर्व आपका किस तरह का होगा, तो आपका पॉजिटिव स्लोप, यानी स्लोप हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा ज़ीरो स्लोप, यानी हमेशा कांस्टेंट एक जैसा बना होगा। सी के अंदर निगेटिव स्लोप, यानी हमेशा नीचे की तरफ आएगा। डी में दिया हुआ एनी कम्बिनेशन ऑफ ए बी सी। तो आप अगर लोड कर्व पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि लोड कर्व में कोई फिक्स नहीं होता है, यानी लोड में कभी भी आपको ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, या एक जैसा भी रह सकता है। तो इसका आंसर डी होगा, यानी एनी कम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी, यानी जीरो स्लोप भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये डिमांड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। तो आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा। ये आपका टोटल क्वेश्चन आपका डिस्कस हो गया। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव MC क्वेश्चन, अगर आपको ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिए। और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर आप बताइए और उसका हम रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।